स्टूडेंट, स्वागत है आपका विवो की ऑनलाइन क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हमने बात करी थी। जब हमारी नकद बही के बैंक कॉलम और पासबुक कि जब हम टेली करते हैं, यानी जब दोनों को मैच करते हैं और मैच नहीं होता है, डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। उसको कहा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण कहा जाता है ना। ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि अगर हमने जो हमारी कैश बुक बनाई है और साथ ही हमारी जो पासबुक है, उन दोनों के बैलेंस क्यों नहीं मैच हो रहे। पहले हम रीज़न फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद उस रीज़न को, जो भी हमारे रीजंस निकले, जैसे डिफरेंस आ रहा है, उसको हम क्या करते, सॉर्ट आउट करते रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, ताकि हमारा बैलेंस पासबुक का और कैश बुक का मैच हो जाए। राइट, अभी तक हमने यही पढ़ा था। उसके बाद एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा था। आज हम थोड़ा कुछ नए इंपॉर्टेंट इसमें टर्म्स है वो भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि कैश बुक के बैंक कॉलम जिसमें रिसिप्ट डेबिट साइड और पेमेंट क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं, यही क्लियर करा था। साथ ही साथ पासबुक की डेबिट और क्रेडिट की बात करी थी, यानी डिपॉजिट और विड्रॉल की बात करी थी, यानी पासबुक हमेशा कैश बुक के अपोजिट बैलेंस बताती है, ये भी हमने डिस्कस करा था। सपोज अगर हम कोई कैश बुक बनाते हैं, यानी बैंक कॉलम की बात हो रही है, आपको पता ही है मैं बैंक कॉलम की बात कर रही हूँ, डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रही हूँ। तो उसमें अगर हमारे बैंक में हमें कुछ प्राप्तियां होती है, रिसीव होती है, तो हम डेबिट तरफ लिख रहे थे। राइट, अगर हमें कुछ भी प्राप्तियां हो रही थी हमारी कैश बुक में, तो हम उसको डेबिट साइड लिख रहे थे, रिसिप्ट्स को। उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें कोई पेमेंट हो रहे हैं, अगर हमें कोई भुगतान कर रहे हैं बैंक से, तो वो हम लिख रहे थे क्रेडिट साइड, पेमेंट लिख रहे थे क्रेडिट साइड। यहां तक हमने डिस्कस करा था कि अगर हम कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक के बैंक कॉलम में अगर हमें कुछ भी प्राप्ति हो रही है, सपोज चेक प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, कोई किराया प्राप्त हो रहा है, तो हम रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, डेबिट में। उसी तरह हम कोई भुगतान कर रहे हैं, कुछ चीज चुका रहे हैं, चेक दिया है, किसी को पेमेंट करा है, किसी को ब्याज चुकाया है, किसी को किराया चुकाया, कमीशन चुकाया, एक्स वाई जो भी हमारे पेमेंट है, उसको हम कैश बुक में क्रेडिट साइड लिख रहे थे। हमने कैश बुक पढ़ी और इसी को रिलेट करना है हमें रिकंसिलिएशन से भी। अब पासबुक में क्या होता है, कौन बनाता है इसको, बैंक बनाता है, मैंने आपको बताया ही था। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि डेबिट और क्रेडिट किसको करता है, तो ये क्या करता है, अगर कोई विड्रॉल करता है तो उसको डेबिट बताता है। उसी तरह अगर कोई डिपॉजिट करता है तो क्या करता है, ये क्रेडिट बताता है। विड्रॉल, पैसा निकालते तो डेबिट कर रहा है, पैसा जमा करते तो क्रेडिट करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जब हम पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक के ऊपर क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। बैंक को लगता है मेरे पास कर्जा है, मुझे आज नहीं तो कल ये जो ऑनर है या ये खाता धारक है, ये पैसा इसमें से ले जाएगा। तो उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि अगर हम कुछ अमाउंट जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का पक्ष क्रेडिट होता है, इसीलिए ये क्रेडिट लिखता है, डिपॉजिट को क्रेडिट साइड लिखता है। कंप्लीट। उसी तरह अगर विड्रॉल करते हैं, बैंक से हम कुछ विड्रॉल अमाउंट विड्रॉल करते हैं, पैसा निकाल देते हैं, या बैंक हमारे कोई भी खर्चे चुकाता है, एक साइड जो किसी भी तरफ से हमारी बैंक में बैलेंस कम होता है, तो क्या होता है, बैंक के ऊपर से लाइबिलिटी कम हो जाती है। जब पैसा पड़ा था तो इसके ऊपर दायित्व था और ये क्रेडिट कर रहा था। जब दायित्वों में कमी होगी तो वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। यही हमने पढ़ा था। और सिंपल सी चीज हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी कैश बुक कहती है, कैश बुक जिस चीज को बोलती है डेबिट करो, तो पासबुक उसके अपोजिट बोलती है। उसी तरह कैश बुक अगर बोलती है कि ये चीज क्रेडिट करो, तो पासबुक अपोजिट बोलती है कि डेबिट करो। यानी ये इसके विपरीत चलती है, अपोजिट चलती है।
अगर हमारी सीबी कैश बुक कहती है कि कोई चीज़ डेबिट है तो पासबुक अपोजिट चलेगी, पासबुक बोलेगी क्रेडिट करो। उसी तरह अगर हमारी कैश बुक कहती है कि मैं क्रेडिट हो रही हूँ तो पासबुक बोलेगी भाई मैं तो डेबिट होंगी, क्योंकि ये जो बनाई जा रही है ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, और पासबुक बनाई जा रही है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए दोनों ही अलग अलग शेष बताती है। कंप्लीट है यहाँ तक। अब आज मैं आपको इसमें एक चीज और बताने वाली हूं, इनके जो बैलेंस होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैम बैलेंस, कौन से बैलेंस? तो हम बैलेंस की बात करेंगे। आपको पता ही है बैलेंस शेष। मैं यहां बात कर रही हूं बैलेंस की, डेबिट की और क्रेडिट की। कंप्लीट है यहां तक। अब क्या होता है, कैश बुक, ये कैश बुक, इसकी डेबिट और क्रेडिट आपको पता है। आपको पता है कि कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट है, क्योंकि वो हम जनरली क्या मानते हैं, कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि वो हमारी संपत्ति है, संपत्ति का पक्ष डेबिट होता है। लेकिन कैश बुक का अगर कभी बैलेंस क्रेडिट हुआ तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मानी जाएगी ओवरड्राफ्ट की, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओडी की सिचुएशन है, यानी आपका बैलेंस क्रेडिट साइड बोल रहा है। सपोज ये आपकी बैलेंस, ये आपकी कैश बुक है, आपने टोटल लगाई। अगर आपका डेबिट बैलेंस बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका बैलेंस क्रेडिट बोल रहा है, ये बैलेंस होते हैं और नेक्स्ट ईयर ये क्या होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो वही बात हो रही। अगर आपका बैलेंस डेबिट कहता है तो ठीक है कि आपके पास पैसा है इसलिए वो डेबिट बोल रहा है, लेकिन क्रेडिट बोल रहा है इसका मतलब आपके पास क्या है, ओवरड्राफ्ट कर लिया, आपके पास उतना पैसा है ही नहीं और आपने निकाल दिया। यानी बैंक में आपके पास जमा 10,000 है लेकिन आपने निकाले 15,000 है, तो 5,000 आपने जमा से अधिक निकाल दिए तो वो कहलाएंगे ओवरड्राफ्ट। तो अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट माना जाएगा, और डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्राप्ति है, कैश इन हैंड मानी जाएगी। कंप्लीट है। इसी के साथ में आपको पासबुक के बैलेंस की भी बात बता देती हूं कि उसमें क्या होता है। पासबुक में क्या होता है, पासबुक के बैलेंस की बात कर रहे हैं। पासबुक का डेबिट बैलेंस, डीआर बैलेंस क्या बताता है, ओवरड्राफ्ट बताता है। हमारे लिए पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट बताता है, और साथ ही क्रेडिट बैलेंस, सीआर बैलेंस क्या बताता है कि आपके पास इतना जमा है, इतना क्या है, डिपॉजिट है। वापस बात यहाँ क्या हो गई, अपोजिट वाली हो गई। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट बताता है, उसी तरह पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट बताता है। यानी क्या समझ आया इस चीज से? मैम इससे ये समझ आया कि हमारी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और हमारी पासबुक का डेबिट बैलेंस दोनों ही बैंक ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन बताते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट
बताते हैं, यानी हमने जमा से भी अधिक निकाल रखा है, बैंक से हमने क्या कर रखा है, जमा से भी अधिक निकाल रखा है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट बताते हैं। अगर आपको बोल दिया जाता है कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो आपको समझना है कि वो क्या है, ओवरड्राफ्ट है। पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो आपको समझना है कि वो हमारा ओवरड्राफ्ट है। ये चीज क्वेश्चन में काम आएगी, इसीलिए मैं यहाँ आपको इसके बारे में बता रही हूँ। कंप्लीट है, वही बात कर ली हमने। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से करते हैं कि कभी अगर कैश बुक का क्रेडिट दे दिया या पासबुक का डेबिट दे दिया या सिर्फ लिख दिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हम उस सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, prepare a bank reconciliation statement for the following particulars on 31st December 2020। फर्स्ट दिया है आपको ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 40,000। ठीक है, आपको क्या दिया, ओवरड्राफ्ट दिया है, पासबुक का कितना दिया, 40,000। अब आपको रिकंसिलेशन बनाना है। आपको पता है, मैंने अभी बताया है कि पासबुक का अगर ओवरड्राफ्ट है तो उसका बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट होगा। तो रिकंसिलेशन में हमें डेबिट तरफ लिखना होगा। ये देखिए, अभी हमने बताया पासबुक का ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस बताता है। कंप्लीट है, तो वही हमें करना है। यहाँ दिया है पासबुक का ओवरड्राफ्ट, तो हमें पता है कि इसका डेबिट होता है। तो जब रिकंसिलेशन बनाएंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस 40,000 से डेबिट तरफ लिखा जाएगा। तो हम लिख देते हैं, ये हमारा फॉर्मेट है बीआरएस का। सीरियल नंबर फर्स्ट, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट बता रहा है। हमें पता है पासबुक का ओवरड्राफ्ट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो हम डेबिट तरफ लिख देंगे। कितनी अमाउंट है, 40,000। तो हम 40,000 डेबिट की तरफ लिख देंगे। कंप्लीट है यहाँ तक, इसीलिए मैंने आपको पक्ष के बारे में बताया। उसी तरह सेकंड है, अब सारे रीजंस आए हैं कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब यहाँ हमें जो चीज करनी थी नहीं कर पाए वो ही यहाँ करनी है, यानी जो चीज कैश बुक में रह गई है या पासबुक में रह गई है वही चीज हमें कहाँ सॉर्ट आउट करनी है, बीआरएस में करनी, ताकि हमारा बैलेंस मैच हो जाए। कंप्लीट। अब क्या करेंगे, credited by bank with ₹10,000 for interest collected by them but the amount is not entered in a cash book। क्या कह रहा है कि क्रेडिट बाय बैंक दी 10,000 इंटरेस्ट, 10,000 का ब्याज जो है बैंक ने क्रेडिट करा है। बैंक ने क्या करा है, क्रेडिट करा है, यानी हमारी पासबुक में क्रेडिट तरफ 10,000 की एंट्री हो गई है, बट द अमाउंट इज नॉट एंटर्ड द कैश बुक। बस कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। तो हमारा जो फंडा है वो ले आओ। क्या था वो, दोनों चीजें माइंड में आ जानी चाहिए। ये हमारी कैश बुक, ये इसका डेबिट। सिचुएशन आते ही हमारे सामने हमारी कैश बुक और पासबुक आनी चाहिए। ये हमारी पासबुक, ठीक है। अब क्या होता है, पासबुक का आपको पता ही है, जो हमारा फॉर्मेट है डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, विड्रॉल डिपॉजिट होता है, बट हम इसको समझने के लिए लिख सकते हैं, राइट। अदरवाइज ये डिपॉजिट विड्रॉल है और ये क्या है, ये साइड है डिपॉजिट।
ठीक है। अब क्या होता है, मैंने बताया कि क्या हुआ, क्रेडिटेड बाय बैंक विद 10,000 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम। ठीक है, 10,000 का ब्याज जो है वो कलेक्ट करा है, तो कलेक्ट कर दिया है, तो बैंक ने कलेक्ट करा। ये कौन बनाता है? बैंक बनाता है। ये कौन बनाता है? बैंक बनाता है। तो बैंक ने कलेक्ट कर दिया है, तो बैंक ने क्रेडिट तरफ एंट्री कर दी। यहां लिखा एंटर द अमाउंट इंटरेस्ट इज कलेक्ट कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो उसने इंटरेस्ट प्राप्त करा, तो उसके लिए क्या लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी के साइड क्रेडिट होता है, तो उसने क्रेडिट तरफ लिख लिया है। लेकिन अभी तक हमने कैश बुक में नहीं लिखा है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम कैश बुक में लिखेंगे कि अगर हमें ब्याज प्राप्त हुआ है, आपको पता है प्राप्तियां कहाँ आती है, डेबिट साइड आती है। ठीक है, प्राप्तियां कहाँ आती है? कैश बुक में, डेबिट तरफ। तो जब हमें ब्याज प्राप्त होगा तो हमें डेबिट तरफ लिखना था, नहीं लिखा है तो अब लिख देंगे। तो डेबिट तरफ लिखा जाएगा हमारा 10,000 का इंटरेस्ट, राइट। तो हम लिखेंगे द इंटरेस्ट credited by bank with 10,000 for interest collected by them, interest collected। हम यहां लिखेंगे interest collected by bank but not record इन कैश बुक। कैश बुक में कुछ नहीं लिखा है तो लिख देंगे। तो लिखेंगे किस तरफ? डेबिट में, क्योंकि वो हमारी प्राप्ति है। कितना है हमारा इंटरेस्ट? 10,000। तो डेबिट तरफ 10,000 लिख दिए जाएंगे, नहीं लिखे हैं तो लिख दिए हैं। ठीक है, अगर हमें ये पता है कि प्राप्तियां कैश बुक के डेबिट पक्ष में आती है, तो ये जो जितनी भी अपना रीजंस निकल रहे डिफरेंस के, वो फटाफट सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड है, अ कस्टमर, कोई कस्टमर है, डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट ₹50,000, 50,000 रुपए डायरेक्टली उसने जमा करा दिए। तो डायरेक्टली जमा करा दिए, तो ये हमारा बैंक पासबुक में तो फटाफट एंट्री हो गई होगी जब इसने डिपॉजिट कराए होंगे। तो पासबुक ने तो अपने क्रेडिट तरफ लिख दिया होगा, डिपॉजिट क्रेडिट साइड लिखी जाती है, तो उसने क्रेडिट तरफ लिख दिया होगा 50,000, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई, बैंक की लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड लिखेगा। कंप्लीट है। लेकिन हमारा बैलेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने कैश बुक में तो कुछ एंट्री करी नहीं, कैश बुक में तो उसको रिकॉर्ड करा ही नहीं। तो जब हमें अमाउंट मिली किसी कस्टमर से, तो वो हमारे लिए प्राप्ति है, और कैश बुक में प्राप्ति पक्ष डेबिट साइड होता है, तो यहाँ लिखी जाएगी, यानी डेबिट करी जाएगी ये अमाउंट, राइट। तो हम इसको डेबिट कर देते हैं BRS में। तो अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट, अ कस्टमर directly amount deposit but not record in cash book। या फिर ये नहीं लिखे तो इससे भी पता चल ही रहा है कि डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिए, यानी कैश बुक में अभी तक कुछ नहीं लिखा है। कंप्लीट है। तो हम क्या करेंगे, अ कस्टमर डायरेक्टली अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट करा दी है, तो पासबुक ने तो फटाफट क्या करा, उसी टाइम अमाउंट आते ही वो रिकॉर्ड कर देते हैं। जब हम प्रिंट निकलाने जाते हैं पासबुक की, राइट, आपने भी करवाई हो तो उसमें आ जाती है प्रिंटिंग। लेकिन हमारी कैश बुक ने अभी तक उसको प्राप्ति में यानी डेबिट में नहीं दिखाया, इसलिए बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो हम दिखा देंगे डेबिट तरफ कितना अमाउंट था, अमाउंट था हमारा 50,000 का, तो हम यहां लिख देंगे 50,000, राइट। जो नहीं किया है
रिकॉर्ड में रह गया है और जिस पक्ष में करना है उस पक्ष में कर लो। पक्ष को पता करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि केस बुक में प्राप्ति पक्ष में डेबिट चीजें आती है और भुगतान में क्रेडिट आती है। जैसे ही वो क्लियर होगी ये बताना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या रीजंस आए हैं जिससे मैच नहीं हुआ है कैश बुक और पासबुक। तो फोर्थ है अब BR, यहां BR बिल्स रिसीवेबल की बात हो रही है। BR बिल्स रिसीवेबल मैंने आपको बताया था क्या होता है। एक तरह से जब हम उधार माल बेचते हैं तो वो क्या करता है, एक प्रॉमिसरी नोट होता है वो तैयार हुआ होता है। उसमें क्या होता है, जो भी लेनदार है वो उसको लिखता है, उसको आगे जो भी कस्टमर है उसको देता है, वो एक्सेप्ट करता है, वो ये प्रॉमिस करता है कि इतने टाइम में इतनी राशि आपको भुगतान कर दी जाएगी। तो वो BR आपको लिख के देता है, तो वो आपके लिए क्या होता है, बिल रिसीवेबल होता है। ठीक है, उसका पैसा आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब बिल रिसीवेबल फॉर ₹1000, 1000 का बिल आपको प्राप्त हुआ है। डिस्काउंटेड विद द बैंक से उसको क्या करवाया है, डिस्काउंटेड करवाया, उसको भुनाया है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। तो पहले BR के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये बिल्स रिसीवेबल जिसको कहा जाता है हिंदी में प्राप्य बिल, ये है मोहन, है ना। कौन है ये, मोहन। मोहन क्या करता है, बिजनेस कर रहा है और सोहन को उधार माल बेचता है। सोहन को क्या करता है, उधार माल बेचता है 10,000 का। ये 10,000 का माल बेच दिया। सोहन के पास अभी पैसा नहीं है, वो बोलता है उधार माल बेच दो मुझे। तो मोहन एग्री करता है। मोहन सोचता है क्या पता ही फ्यूचर में पैसा दे या ना दे, उधार माल बेच रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं है। तो वो क्या करता है, एक प्रॉमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र या फिर प्रतिज्ञा पत्र भी कह सकते हैं, या बिल तैयार करता है। एक बिल तैयार करता है, उस बिल में लिखता है मोहन। लिखने वाला कौन है, मोहन। मोहन लिखता है कि सपोज 10,000 की राशि 3 माह में भुगतान कर देनी होगी, ये इसको लिखता है। लिख के और दे देता है किसको, सोहन को। अब सोहन ये बिल स्वीकार करता है। क्या करता है, स्वीकार, क्योंकि उसको भुगतान करना है भविष्य में 10,000 का। तो स्वीकार कौन करेगा, सोहन। सोहन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट हो गया, साइन वाइन करके एक्सेप्ट कर दिया, स्टाम्प होता है, तो इसको करना ही होगा इन फ्यूचर में। तो क्या होता है, स्वीकार करके बिल वापस दे देता है मोहन को। अब मोहन के बिल ये प्राप्य बिल कहलाएगा कि ये क्या है, आज नहीं तो कल यानी 3 महीने में ये पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, जो ये पैसा आएगा 10,000 फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, तो वो मोहन के लिए असेट्स मानी जाएगी। मैंने आपको बताया था असेट्स में। तो ये तो बात हो गई बिल्स की। अभी डिस्काउंटेड क्या है मैम, क्वेश्चन में अभी आपने बताया बिल भुनाना, डिस्काउंटेड करवाना, ये क्या है, तो ये भी समझ लेते हैं। बिल भुनाना, बिल डिस्काउंटेड। अब मैंने आपको बताया इस एग्जाम्पल में, ये जो एग्जाम्पल लिया इसमें क्या हुआ, बिल लिखा, स्वीकार हुआ, ठीक है। तो मोहन क्या करता है, मोहन को 3 महीने बाद पैसा मिलेगा,
ये उसको पता है कौन देगा, सोहन देगा, क्योंकि उसने स्टाम्प पे साइन करके दिए हैं, भाई मैं आज नहीं 3 महीने बाद तो पेमेंट करूंगा। ठीक है, बात यहाँ फिक्स हो गई। लेकिन मोहन को पैसे की आज जरूरत है। अब आज जरूरत है, पर प्रॉमिसरी नोट तो लिखा गया है, बीआर तो लिखा गया 3 महीने बाद, तो मोहन इतना क्यों एक्साइटेड हो रहा है, उसको अभी पैसे की जरूरत क्यों है? कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो सपोज कोई भी रीजन है, मोहन को अमाउंट चाहिए। अब बैंक एक फैसिलिटी देती है। कितनी फैसिलिटी दे रही है आज के टाइम पे बैंक? तो बैंक ने एक फैसिलिटी दी है। क्या दी है? कि जो ये मोहन है अपने बैंक में, खुद की बैंक की ब्रांच में जाएगा जहां इसने अपनी बिजनेस का अकाउंट खुलवा रखा है, उस बैंक को बोलेगा कि मेरा जो ये बिल है, ये बीआर लिखा हुआ है, इसको कर दो डिस्काउंटेड, इसको भून दो, यानी ये जो पैसा है ना 10,000 रुपए, ये मुझे अभी दे दो। ये ऐसी बात, अरे मैम ये कैसे हो गया? ये होता है आज के टाइम पे। बैंक क्या करती है? डिस्काउंटेड करवाती है बिल को, पैसा दे देती है। अब बैंक देगी तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट बैंक भी चार्ज करेगी। तो सपोज 10,000 का बिल है, 10,000 मोहन को देने के लिए रेडी भी हो गई है, और वो भी कौन? मोहन का जो अकाउंट है, मोहन का बैंक है, वो देने के लिए रेडी हो गया है। कैसे हो गया है कि 10,000 देने के लिए रेडी है, तो वो अभी दे देगा 9,000 या 9,500। ठीक है, 9,500 दे देगा, और 500 रुपए जो है वो डिस्काउंटेड कर लेगा, यानी अपने पास रख लेगा बैंक, उसकी इनकम है। ये काम कर लिया, बैंक ने दे दिया। अब क्या होगा? जो ये बिल हमने ले जाके इसको दिया कि इसका हमें पेमेंट करो 10,000 का इस बिल का, तो ये बिल 3 महीने बाद ये बिल पेश होगा सोहन को, और सोहन डायरेक्ट बैंक को पेमेंट कर देगा, यानी आगे की प्रोसेस इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, क्या हुआ? ये है मोहन और ये है सोहन। सोहन और मोहन के बीच में ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसने उधार माल बेचा है और इसने बिल लिखा है, इसको प्राप्त हो गया है। तो बिल इसको प्राप्त हो गया, लेकिन मोहन को पैसे की अभी ज़रूरत है। मोहन बैंक में जाएगा, अपने बैंक के अकाउंट, अपने बैंक में जाएगा, उसको बोलेगा बैंक को कि मेरे को अभी पैसे की ज़रूरत है तो आप दो, तो वो देगा, लेकिन डिस्काउंट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद ये दे देगा, लेकिन ये क्या लेगा? इसके साथ में बीआर लेगा एज अ प्रूफ। ठीक है, फिर उसके बाद 2 या 3 महीने जो भी उसमें निर्धारित कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है, तो अब सोहन से बैंक जो है सोहन से अमाउंट वसूल करेगी, यानी डील अब इन दोनों के बीच में होगी। बीआर इसके पास आ गया, बैंक इसको बोल देगी कि सोहन लाओ 3 महीने हो गए पेमेंट करो, तो सोहन भी इसको पेमेंट कर देगा, यानी अब इन दोनों के बीच में नहीं, अब बैंक एक मिड का काम कर रही है, सिर्फ ये समझ लीजिए। तो ये डिस्काउंटिंग हो गई। अब कभी कभी जब हम बिल इसको देंगे और सोहन और बैंक के बीच में जब ट्रांजैक्शंस होंगे और सोहन मना कर दे कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसने लिखा था उसके अंदर बीआर में मैं पेमेंट करूँगा, लेकिन कभी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हो जाएं उसमें वो पेमेंट नहीं करे, मना कर दे, तो वो कहलाता है अनादरण, डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड हो गया, उसने सोहन ने मना कर दिया पैसा देने से, अनादरण कर दिया आपका, तो क्या हो गया? बिल डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, ये कहलाता है बीआर, ये कहलाता है बीआर को डिस्काउंट करवाना, और ये कहलाता है डिसऑनर्ड होना। कंप्लीट है? ठीक है, ये हो गया। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमें लॉजिक के साथ उस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अब बीआर फॉर 1,000 का एक बिल है, डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक ने डिस्काउंट करके दिया है, अच्छी बात है। इन नवंबर 2020 बट द डिसऑनर्ड ऑन 31 जनवरी, 31 जनवरी को डिसऑनर्ड हो गया है। तो क्या हुआ? जब बिल लिखा गया, जब बीआर लिखा गया, सपोज जिस बिजनेस का हम बना रहे हैं उसका बीआर लिखा गया, तो ये गया बैंक के पास इसको डिस्काउंट करवाने। ठीक है,
तो हमारी कैश बुक में जब ये बिल रिसीव हुआ होगा तो हमने प्राप्ति पक्ष में दिखाया होगा। बिल जब हमें प्राप्त हुआ तो हमने प्राप्ति पक्ष में दिखाया। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने इसको प्राप्ति पक्ष में दिखाया तो बैंक यानी हमारी जो ये पासबुक है तो पासबुक ने क्रेडिट साइड दिखाया होगा, क्योंकि हम अगर डेबिट में दिखा रहे हैं तो ये क्रेडिट में दिखाएगी, तो ये क्रेडिट में दिखा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, अनादरण हो जाता है। अनादरण में जब हमने यहाँ पासबुक में क्रेडिट करा, अनादरण पेमेंट करने को मना कर देता है, तो हमारे ये जो बैंक है वो अमाउंट काट लेगी, डेबिट कर देगी कि सोहन ने तो पेमेंट करा ही नहीं है, सोहन ने पेमेंट करा ही नहीं है, तो अब क्या करो, आप ही पैसा दो, तो आपके खाते से ही पैसा कट जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह डिसऑनर्ड की सूचना हमें कैश बुक में मिली नहीं, तो हमारा बैलेंस क्रेडिट करना था, जो कि हुआ ही नहीं। कैश बुक में हमें क्रेडिट करना था, डिसऑनर्ड होने पर बैंक ने तो कर दिया डेबिट, लेकिन हमें सूचना नहीं थी तो हमने क्रेडिट नहीं करा, तो अब हम क्रेडिट कर देंगे बीआरएस में। तो क्या लिखा जाएगा, 1000 का बिल रिसीवेबल BR डिसऑनर्ड, 1000 का क्रेडिट नहीं हुआ कैश बुक में तो हम कर देंगे। ये हमारी हो गई, जितने भी रीजंस थे, डिफरेंस थे, उसको हमने लिख दिया। उसके बाद हम इसकी टोटल लगा देंगे, ये हो जाएगी 1 लाख, इसको भी इक्वल करेंगे ताकि बैलेंस निकलेगा 1 लाख, तो अब हमारा बैलेंस निकलेगा 99,000। अब मैंने आपको बताया था ये हमने किससे टैली करा, अगर हमारी पासबुक को हम कैश बुक से टैली कर रहे हैं तो बैलेंस कौन सा आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो CR लिख दिया जाएगा। तो कैश बुक का भी CR बैलेंस है, यानी ओवरड्राफ्ट चल रहा है। मैंने बताया था अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है तो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। कंप्लीट है यहाँ तक। क्या करा, बैलेंस लिया, पासबुक का ओवरड्राफ्ट चल रहा है, हमें पता है पासबुक का ओवरड्राफ्ट डेबिट होता है। फिर जो भी हमें ट्रांजैक्शंस जो भी दी हुई है कि जिससे डिफरेंसेस आ रहे हैं उन डिफरेंसेस को लिख दिया, सॉर्ट आउट करा, और एंड में हमने जिससे टैली करा, पासबुक का बैलेंस किससे टैली करा, कैश बुक से, तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। और क्रेडिट तरफ 99,000 आ रहे हैं, तो यानी हमारा कैश का क्रेडिट बैलेंस है, यानी ये भी ओवरड्राफ्ट में चल रहा है। कंप्लीट है यहाँ तक। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।